मुझे शराबी बहू नहीं चाहिए। रात के 10 बज चुके थे, पर अभी तक घर की बहू सविता घर नहीं आई थी। हैरान परेशान सास संध्या जी बेचैन में इधर उधर टहल रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देखे जा रही थी। कई बार तो सविता को फोन मिला चुकी थी, पर उसने फोन उठाया तक नहीं। सविता अभी 5 महीने पहले ही संध्या जी की बहू बनकर इस घर में आई थी। जब संध्या जी के बेटे सोमेश की शादी सविता से हुई थी, तब संध्या जी बहुत खुश थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि सविता में बहू जैसे कोई लक्षण थे ही नहीं। वो तो अपने ही घमंड में चूर रहना पसंद करती थी। घर में ले देकर संध्या जी, सुमेश, सविता और एक छोटा देवर वरुण था। वरुण बाहर रहकर जॉब करता था, इसीलिए घर में ले देकर सिर्फ संध्या, सविता और सुमेश ही थे। छोटा परिवार था, पर पैसे टोकों का कोई कमी नहीं था। घर में नौकर चाकर सब थे। संध्या जी के पति के मौत के बाद उनका पूरा बिजनेस संध्या जी ने ही संभाला। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद सुमेश उनके साथ काम करने लगा। अभी तो वो बिजनेस की बारीकियां सीख ही रहा था, पर घर में दोनों माँ बेटे अकेले रहते थे। इसी कारण संध्या जी ने सुमेश की शादी करवा दी, ये सोचकर कि घर में थोड़ी रौनक तो रहेगी। आजकल की लड़कियां ससुराल में निभा नहीं पाती, इसी कारण संध्या जी गरीब घर की लड़की सविता को लेकर आई थी। लेकिन ससुराल में इतना ऐसो आराम देखकर सविता तो जैसे पागल सी हो गई। छोटा परिवार होने के बावजूद भी सविता को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। अचानक मिला इतना पैसा भी इंसान बचा नहीं पाता। बस यही सब सविता के साथ हो रहा था। अपने मायके में तो कमियों में ही रही, पर यहाँ आकर जैसे सब कुछ बदल गया था। घूमना फिरना, शॉपिंग करना, किटी पार्टी करना, बस उसके लिए यही सब था। सुमेश और संध्या जी उसे समझाते तो वो उनसे लड़ने को तैयार हो जाती। इसीलिए घर का माहौल भी बड़ा खराब हो चुका था। एक दो बार संध्या जी ने उसके माता पिता को भी बुलाया, तो माता पिता ने भी यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अब तो यह आपके घर की बहू है, हम भी क्या कर सकते हैं, आप जाने और आपकी बहू जाने। इसके अलावा वो क्या जवाब देते। सविता तो उनसे भी लड़ने को तैयार हो जाती। खैर, अभी संध्या जी सविता का इंतजार कर ही रही थी कि इतने में सुमेश अपने कमरे में से बाहर निकल कर आया और संध्या जी से बोला, मम्मी, मैंने सविता को फोन ट्राई किया था, पर मेरा फोन तो नहीं लग रहा है, आपका फोन लगा क्या? नहीं बेटा, मेरा भी फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं आज तो बहुत ज्यादा ही देर हो गई है उसे। क्या करूं मैं इसका? सोचा था बहू ले आऊंगी तो घर में रौनक आएगी, पर यहाँ तो चिंताएं बढ़ गई हैं। इतने में बाहर कार आकर रुकी। संध्या जी ने बाहर निकल कर देखा तो सविता उसी से उतरी, बिल्कुल अस्त व्यस्त हालत में थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसने आज शराब पी है। यह देखकर संध्या जी को बहुत गुस्सा आया, पर पहले सुमेश की मदद से अपनी लड़खड़ाती बहू को संभालते हुए वो घर में लेकर आई। अंदर लाकर उसे जैसे तैसे सोफे पर बैठाया। वह तो सोफे पर बैठने की हालत में भी नहीं थी, इसीलिए बैठी बैठी ही सोफे पर लुढ़क गई। पीछे पीछे कार का ड्राइवर भी उतर कर आया। उसके हाथ में सविता का बैग था। उसे सुमेश को देते हुए बोला, सर, ये मैम का बैग। सुमेश ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और फिर बैग लेते हुए कहा, कहाँ से लेकर आ रहे हो मैडम जी को? जी, शहर के बाहर जो नया पब बना है वहीं से, ड्राइवर ने जवाब दिया। तो सुमेश ने फिर पूछा, किसने बुक किया था आपको? इनकी हालत तो लग नहीं रही है कि ये कैब बुक कर सके। जी, मैं कोई कैब ड्राइवर नहीं हूँ, मैं अपनी 7 साल की बेटी के साथ उधर से गुजर रहा था तो मुझे ये पब के बाहर ऐसी हालत में मिली। ये कुछ बताने की हालत में नहीं थी, तो मैंने इनके बैग में से उनकी आईडी ढूंढी तो आपका एड्रेस पता चला, तो मैं इन्हें यहाँ ले आया। जी, आपको तो पता है बाहर का माहौल खराब है, आप चाहें तो देख सकते हैं, मेरी कार में मेरी बेटी बैठी हुई है। सुमेश ने बाहर कार की तरफ झांक कर देखा तो एक छोटी बच्ची कार में बैठी दिखी। उसने उस अनजान व्यक्ति को थैंक यू कहा।
थोड़ी ही देर में वो वहां से चला गया। सुमेश ने संध्या जी की तरफ देखा तो संध्या जी ने उसे इशारे से सविता को अंदर जाने के लिए कहा। सुमेश जैसे तैसे सविता को सहारा देकर अंदर कमरे तक ले गया और ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। बाहर आया तो संध्या जी चिंता में सोफे पर बैठी हुई थी। वो उनके पास ही आकर बैठ गया और चुपचाप छत की तरफ देखने लगा। कुछ ही मिनट बीते थे कि अचानक संध्या जी के सिसकने की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। मम्मी, आप रो क्यों रही हो? बेटा, क्या सोचकर मैं इसे लेकर आई थी और ये क्या निकली? पार्टी क्लब करती थी, लेकिन अब शराब भी। ये तो कोई भला इंसान था जो इन्हें यहाँ छोड़ गया। ऐसी हालत में उसके साथ कुछ भी हो सकता था। ये तो हमारा घर बर्बाद कर देगी। इसके माता पिता को भी एक दो बार बोला चुके हैं, लेकिन उन लोगों ने साफ पल्ला झाड़ लिया। एक बात कहो मम्मी, बुरा मत मानना, आपको भी थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, सुमेश ने कहा तो संध्या जी उसकी तरफ देखने लगी। कैसे सख्त हो? एक दो बार इसे डांटा तो इसने किस तरह से बात की तुझे पता है ना? तेरे सामने ही तो उसने कहा था कि अगर मेरे पीछे पड़े तो मैं आप पर दहेज का केस लगा दूंगी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कैसे हैंडल करूं ऐसी लड़की को। संध्या जी को चिंतित देखकर सुमेश ने कहा, बस अब मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा करते जाओ। या तो सविता सुधरेगी ही या फिर यहाँ से जाएगी, पर जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो सुधरेगी ही, क्योंकि उसे ऐसो आराम की जिंदगी जीने की आदत हो गई है। सुमेश की बात सुनकर संध्या जी को थोड़ी उम्मीद जगी और सुमेश की सारी प्लानिंग सुनकर अपने कमरे में आकर सो गई। वहीं सुमेश अपने मोबाइल से किसी को फोन करने लगा। दूसरे दिन सुबह 7 बज गए। सविता उठकर अपने कमरे से बाहर आई तो देखा संध्या जी सोफे पर बैठी हुई थी। वहीं सुमेश ने अपना सामान पैक कर रहा था। उसे देखते ही वो बोली, तुम कहीं जा रहे हो क्या? सुमेश ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं। तुम भी फटाफट अपना सामान पैक कर लो। उसकी बात सुनकर सविता खुश होते हुए बोली, अच्छा कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ टूर का प्लान किया है तुमने? स्विट्जरलैंड जा रहे हैं या मसूरी? उसकी बात सुनकर सुमेश मुस्कुराया और बोला, ना ही हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं ना और ना ही मसूरी, बल्कि हम किराए के कमरे में जा रहे हैं जो तुम्हारे मायके के पास वाली कॉलोनी में ही है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? भला हम किराए के घर में क्यों रहेंगे? सुमेश की बात सुनकर सविता को जैसे शौक लगा हो, पर सुमेश के बोलने से पहले ही संध्या जी बोली, क्योंकि मैंने सुमेश और तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है, इसीलिए तुम लोगों को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में ही करना चाहिए। मुझे घर में बहू की जरूरत थी, लेकिन तुम्हें तो अय्याशी करने से फुर्सत ही नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई ये कहे कि संध्या जी की बहू शराब पीकर पब के बाहर पड़ी हुई थी। और रही बात सुमेश की, तो इसने मुझे कौन सा सुख दे दिया? अपनी बीवी तक को कंट्रोल नहीं कर पाया, मेरा बिजनेस क्या संभालेगा? इसीलिए तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। संध्या जी की बात सुनकर सविता चिल्लाती हुई बोली, आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं आपके खिलाफ। बीच में संध्या जी सविता की बात काटते हुए बोली, दहेज का केस तुम नहीं लगा सकती हो। तुम्हारे माता पिता ने मुझे लिख कर दिया है कि हमने तुमसे कोई दहेज नहीं मांगा था। यहाँ तक कि उन लोगों ने यह भी कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी वो मेरे साथ होंगे और अपनी बेटी के खिलाफ वो लोग गवाही देने को तैयार है। और रही बात घरेलू हिंसा की, तो वो भी गलती से मत करना। कल रात को जब तुम शराब पीकर लड़खड़ाती हुई घर में आई थी तो सारे आस पड़ोसियों ने तमाशा देखा था। यहाँ तक कि कुछ ने तो वीडियो भी बना लिए थे। संध्या जी की बात सुनकर सविता हैरान रह गई। वह फटाफट अपने कमरे में गई और फटाफट अपने मोबाइल से अपने पापा को फोन लगाकर उसने बात की।
तो उसके पापा ने भी कहा, बेटा तूने ही मजबूर किया है हमें। पैसा देखकर तू ऐसा पागल हो गई कि तुझे छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं रहा। तू तो हमें भी सुनाने से बाज नहीं आती है और अब तो शराब भी पीने लगी, इसीलिए हम गलत का साथ नहीं देंगे, कहकर उसके पापा ने फोन काट दिया। सविता को कुछ सूझी नहीं, उसने अपने सारे दोस्त को फोन लगा दिया। लेकिन जैसे ही उन लोगों को पता चला कि संध्या जी ने सविता और उसके पति को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है, तो हमेशा मक्खी की तरह उसके आसपास भिनभिनाने वाले उसके सारे दोस्त उससे कन्नी काट कर दूर हो गए। किसी ने भी सविता को रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर थक हार कर बाहर आकर संध्या जी के पैरों में पड़ती हुई उसने माफी मांगी। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, हमें घर से बेदखल मत करो। बस इस बार संध्या जी झुकने को तैयार नहीं थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया, तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। जब तक तुम्हें पैसों और इज्जत की कीमत समझ में नहीं आए, तब तक तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। ये शुक्र मनाओ कि कम से कम मैंने सुमेश को अपने ऑफिस में नौकरी दे दी, तो तुम्हारा घर खर्च चल जाएगा, पर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। दरवाजा खुला है, तुम लोग जा सकते हो। सविता ने उदासी से सुमेश की तरफ देखा तो सुमेश ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? तुम्हारे उठकर आने से पहले मैंने मम्मी को बहुत समझाया, पर इस बार बात उनके दिल को जा चुभी है, इसीलिए वो मानी ही नहीं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी ये ऐसो आराम तो मेरी मम्मी के थे। मेरी जितनी औकात है मैं तुम्हें उतना ही दे पाऊंगा, इसीलिए हिम्मत रखो और अपना सामान पैक करो और चलो यहाँ से। आखिर मजबूरन सविता को अपना सामान पैक कर वहाँ से जाना पड़ा। वहाँ से निकलकर एक किराए के कमरे में दोनों रहने चले गए। उस कमरे को देखते ही सविता की रुलाई छूट गई। कहाँ तो इतने बड़े बंगले में ऐसो आराम की जिंदगी जीती थी और कहाँ एक छोटा सा कमरा जिसमें एक तरफ स्लैब लगी हुई थी जो रसोई के लिए थी। उसने सुमेश से कहा, और कोई कमरा नहीं मिला क्या? तुम्हें इसी कमरे में रहना है, इसी में खाना बनेना है, कैसे होगा? तो सुमेश ने उदास चेहरा से उसकी तरफ देखा और कहा, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ सविता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मम्मी ने अपने ऑफिस में मुझे नौकरी भी सिर्फ 18,000 की ही दी है। अरे तो 5 महीने ऐसो आराम में रही हो, मैं तो इतने सालों से रह रहा था। सोचो मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी। अगर तुम शुरुआत में ही समझ जाती तो ये दिन तो ना देखना पड़ता। अब सविता बिल्कुल चुप हो गई। कहने से तो कुछ होने वाला नहीं था, गृहस्थी तो शुरू करनी ही थी, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। इन 5 महीनों में काम करने की आदत तो छूट गई थी, क्योंकि घर में नौकर चाकर थे, इसीलिए उसे बहुत परेशानी हो रही थी। खुद ही उठकर झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, कपड़े हाथों से धोना, बिना एसी के सोना, पर समय के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ सेट होने लगे था। लेकिन अब पैसों की कीमत पता चलने लगी थी। शॉपिंग में पैसा उड़ाने वाली सविता आज आलू प्याज का भी मोल भाव करने लगी थी। सुमेश की भी फिक्र करने लगी थी। धीरे धीरे उसे घर गृहस्थी में सुकून मिलने लगा था। वक्त यूं बीत रहा था। आखिर 1 साल का समय कैसे पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। सुनने में आया कि वरुण का रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन संध्या जी उसे बुलाएंगी इसकी उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन दोपहर को उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने संध्या जी खड़ी हुई थी। उन्हें देखकर एक पल के लिए तो सविता हैरान रह गई, पर शिष्टाचार बस उसके पैर छूकर उन्हें आदर से घर में ले आई। संध्या जी ने एक नजर पूरे कमरे पर मारी। कमरे को सविता ने बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर रखा था। सविता ने एक कुर्सी लाकर उन्हें बैठाया और फटाफट उनके लिए पानी ले आई। संध्या जी ने पानी पीने के बाद सविता से कहा, मैं अपने बेटे बहू को लेने आई हूँ। उनकी बात सुनकर सविता ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और पूछा, आपने हमें माफ कर दिया मम्मी जी?
उसकी बात सुनकर संध्या जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब फटाफट अपना सामान पैक करो और चलो। लेकिन मम्मी जी, सुमेश जी इतनी इज्जत। पहले तो सिर्फ सुमेश बोलती थी, बस मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। उस समय भी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर तुझे ये सब बातें समझ नहीं आई थी, इसीलिए मजबूरन मुझे वो कदम उठाना पड़ा था। लेकिन आज मेरी बहू हर चीज समझ चुकी है, अपनों की अहमियत को जान चुकी है, इसीलिए मैं तुझे आज लेने आई हूँ। और रही बात सुमेश की, तो वो ऑफिस से सीधा घर ही आ जाएगा। मैं उसे बात कर कर ही आई हूँ। संध्या जी के कहने पर सविता ने अपना सामान पैक किया और घर आ गई। आज संध्या जी ने अपनी बहू का दोबारा गृह प्रवेश कराया। सही मायने में कहा जाए तो आज घर की बहू का गृह प्रवेश था। शाम को जब सुमेश आया तो संध्या जी ने उससे कहा, अब तो सविता को सब कुछ सच बता दे कि ये आइडिया तुम्हारा था। तब सुमेश ने कहा, मम्मी कुछ बातें पर्दे में रहे तो अच्छा है, इसीलिए तुम्हारी बहू को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये तुम्हारा नहीं मेरा आइडिया था। और आज तक सविता को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पैसा देखते ही इंसान पागल हो जाता है और अपना ही नुकसान कर लेता है, इसीलिए समझदारी से काम करें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।